नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने जीएस यानी सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट शुरू किए। इससे पहले साथियों हम लोगों ने 14 जीएस के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट शुरू कर चुके हैं। आज हम लोग 15वां प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। अगर आप इच्छुक अभ्यर्थी हैं और वर्दी का सपना देखते हैं तो जरूर ये आप लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको ज्यों का त्यों परीक्षा में आपको मिल सकता है। साथियों तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें 40 जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पहला है प्रश्न, ये बहुत बार पूछा गया है इसलिए इन प्रश्नों को हमने इस प्रैक्टिस सेट में लिया है। ध्यान दीजिए, लिखा है कि एनपीए का पूर्ण नाम क्या है, बता दीजिए एनपीए का पूरा नाम क्या है। एनपीए का पूरा नाम बता दीजिए क्या है। एनपीए, एनपीए का पूरा नाम क्या है पहले। ऑप्शन ए है गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऑप्शन बी है गैर सार्वजनिक परिसंपत्ति, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन पब्लिक एसेट्स। ऑप्शन सी है इसको गैर पैकेज कार्रवाई बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं नॉन पैकेज एक्शन। ऑप्शन डी है गैर निष्पादित कार्य, नॉन परफॉर्मिंग एक्शन। इसमें बता दीजिए एनपीए का पूरा नाम क्या है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों ऑप्शन दिया ही है, आप जरूर बता दीजिए। इसमें साथियों जो करेक्ट ऑप्शन है आपका है सही। इसमें गैर निष्पादित परिसंपत्ति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी एनपीए का पूरा नाम क्या हुआ भाई, नॉन परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एसेट इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप किसी बैंक वगैरह से लोन लेते हैं ना, आप लिए हैं, कोई व्यक्ति लिया है या कोई कंपनी ली है, लेकिन उसका भाई ईएमआई होता है। ईएमआई कह लीजिए या ब्याज कह लीजिए। ईएमआई अलग होता है, ब्याज उसका अलग होता है। जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन ले लिया, 10 लाख का लोन ले लिया किसी बैंक से। ईएमआई हो गया मान के चलिए 10,000 रुपया पर मंथ हो गया। क्या हो गया, पर मंथ हो गया। अब सवाल है कि ना आप ईएमआई चुकता कर रहे हैं ना उसका आप ब्याज चुकता कर रहे हैं 90 दिन के अंदर तक। अगर 90 दिन तक आपने न ब्याज चुकता किया न ईएमआई चुकता किया तो समझ लीजिएगा कि आपका खाता एनपीए घोषित हो जाएगा। यानी अब उससे बैंक से कोई, अब आपके जो ब्याज अगर चुकाते, ईएमआई चुकाते, तो बैंक घाटे में नहीं जाता ना, तो इस वजह से बैंक अपना खर्च वहन नहीं कर पाता है। तो आपके खाते को क्या किया जाता है, एनपीए घोषित कर दिया जाता है कि तो ईएमआई आप चुकाइए और नहीं तो उसका ब्याज भी चुकाइए। अगर 90 दिन तक कोई लेन देन नहीं करते हैं आप अपने लोन का, तो आपका खाता क्या हो जाता है, एनपीए हो जाता है, यानी गैर निष्पादित परिसंपत्तियां हो जाता है, जिसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं साथियों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार इसके फुल फॉर्म से पूछा गया है और जो अवधि है उससे भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी मापने की एक पद्धति नहीं है, पूछा है। बेरोजगारी मापने की कौन सी एक पद्धति नहीं है, बताइए। ऑप्शन है दैनिक स्थिति पद्धति, ऑप्शन बी है मासिक स्थिति पद्धति, ऑप्शन सी है साप्ताहिक स्थिति पद्धति, ऑप्शन डी है आपका सामान्य स्थिति पद्धति। बता दीजिए कौन सा ऐसा बेरोजगारी मापने की एक पद्धति नहीं है, पैमाना नहीं है। इसमें साथियों जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका बी हो जाएगा, यानी मासिक स्थिति पद्धति नहीं है। बाकी दैनिक स्थिति पद्धति है, साप्ताहिक स्थिति पद्धति है, ऑप्शन डी है सामान्य स्थिति पद्धति है। कैसे, दैनिक स्थिति मतलब एक दिन में कम से कम कोई व्यक्ति अगर 1 घंटा 2 घंटा भी काम करता है तो उसका आकलन हम दैनिक स्थिति पद्धति में करते हैं। उसी तरह से साप्ताहिक पद्धति वाला में होता है कि कम से कम हफ्ते में 1-2 दिन काम किया, 1-2 दिन बेरोजगार रहा, तो इसको साप्ताहिक स्थिति पद्धति के अंतर्गत। सामान्य होता है इसमें एक लंबे अरसे पर, मतलब 1 साल में, कितना जी, 1 साल में अगर कोई व्यक्ति 9 महीने काम किया, 3 महीने क्या रहा, बैठा रहा, तो इसको किसके अंतर्गत मापते हैं सामान्य पद्धति। लेकिन ये मासिक वाला का पैमाना नहीं है, बेरोजगारी मापने का पद्धति नहीं है, तो इस वजह से ये आपका सही हो जाएगा। बाकी तो ये मापने का तीनों है ही, तो इस वजह से बेरोजगारी मापने का ये एक पद्धति नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से बड़े खेतों पर प्रति इकाई क्षेत्र, बड़े खेतों पर क्या पूछा है, सामान्य रूप से बड़े खेतों पर प्रति इकाई क्षेत्र का कम श्रम और पूंजी लगाकर, श्रम और पूंजी लगाकर कृषि को क्या कहा जाता है। देखो जितना बड़ा आपका खेत होगा, जितना बड़ा क्षेत्रफल में आप खेती करते होंगे, तो उसमें बहुत कम क्या लगता है, कम आपका श्रम भी लगता है और कम आपकी
पूंजी भी लगती है, और जितने छोट खेत होते हैं ना तो श्रम भी अधिक लगता है और क्या होता है, पूंजी भी अधिक लगता है। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गहन खेती, ऑप्शन बी है पूंजीवादी खेती, ऑप्शन सी है संकर खेती, ऑप्शन डी है विस्तृत खेती। तो बता दीजिए, सामान्य रूप से बड़े खेतों पर प्रति इकाई क्षेत्र कम और पूंजी लगाकर इस कृषि को क्या कहा जाता है, तो इस कृषि को क्या कहा जाता है, विस्तृत खेती कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन आपका इसमें डी सही हो जाएगा। बड़े पैमाने पर खेती करेंगे तो उसमें पूंजी भी कम और श्रम भी कम लगता है। अगला प्रश्न है, यदि ब्याज दर बढ़ती है तो धन की मांग क्या होती है, बता दीजिए। यदि ब्याज दर बढ़ती है तो धन की मांग क्या होती है, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है घटेगी, ऑप्शन सी है बढ़ेगी, ऑप्शन डी है आपका समान रहेगी। बता दीजिए ब्याज दर, जैसे हम कहें ब्याज दर अगर बैंक ने बढ़ा दिया, उस समय आप पैसा क्या करेंगे, घर पे रखना चाहेंगे, नहीं ना। अगर हो सकता है कि आपके पास 1 लाख रुपया हो, अब बैंक कह रहा है कि भाई आप हमारे पास लाओ, हम ब्याज दर बढ़ा दिए हैं, आपको कम से कम 15% एनुअल देंगे भाई। तो सोचोगे यार 1 लाख रुपया बैंक में जमा कर देंगे तो 15,000 बढ़ जाएगा ना। तो धन की उस समय क्या होगी, मांग कम होगी, क्योंकि आप अपना पैसा कहाँ रखेंगे, बैंक में रखना चाहेंगे। तो जब भी ब्याज दर बढ़ती है तो जिसके पास पैसा होता है वह क्या करता है, बैंक में जमा करता है। भले अपनी न्यूनतम आवश्यकता है जैसे तैसे पूरा कर लेगा, लेकिन उसको भविष्य दिखता है कि यार अभी हम जमा कर देंगे तो हमारे अच्छा खासा पैसा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहले क्या होगी, तो यदि ब्याज दर बढ़ती है तो धन की मांग क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, धन की मांग घटेगी, क्योंकि आप धन बैंक में जमा करना चाहोगे, बैंक से लेना नहीं चाहोगे, तो यही होता है आपकी घटेगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है राजस्व खाते, राजस्व खाते में से संबंधित मद शामिल होते हैं, कौन से मद शामिल होते हैं राजस्व खाते में, राजस्व खाते में आप जानते हैं ना, जो पैसा आता है और पैसा खर्च होता है। कुछ पैसे कहाँ से आते हैं भाई, जैसे आयकर से पैसे आते हैं, जीएसटी से पैसे आते हैं, कस्टम ड्यूटी से पैसे आते हैं, ये आते हैं। और उसके बाद पैसे जाते हैं, जैसे कर्मचारियों को वेतन में पैसा चला जाता है, सब्सिडी में, पेंशन में, ये सारे पैसे जाता है। तो ये किस मद में शामिल होते हैं, ये किस का हम आकलन करते हैं, ऑप्शन है अगले वित्तीय वर्ष, ऑप्शन है पिछले वित्तीय वर्ष, ऑप्शन सी है चालू वित्तीय वर्ष, ऑप्शन डी है दिए गए सभी विकल्प। तो ये राजस्व खाते वाला जो है चालू वित्तीय वर्ष में आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, अगर किसी आप कहाँ से हैं, ये कैसा वीडियो लगता है जरूर आप हमें कमेंट करके भी बता दीजिएगा। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, बता दीजिए इसमें कौन सा सरकारी बैंक है, आपको यही बताना है कम से कौन सा सरकारी बैंक है। ऑप्शन ए है यस बैंक, ऑप्शन बी है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सी है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन डी है एक्सिस बैंक। बता दीजिए इसमें कौन सा सरकारी बैंक आपको दिख रहा है। इसमें साथियों आपका सही हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी स्थापना कब होती है, 1908 में होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा एक सरकारी कंपनी है, मतलब भारत सरकार का एक बैंक है। अगला प्रश्न है, ये देखिए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये कई बार भाई लोक नृत्य से भी बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं, कई बार बने हैं। ऑप्शन देखिए, भारत ये है स्तंभ ए, स्तंभ बी है, मैच करना है, उसके बाद आंसर को मिलान करना है यहाँ पर। ठीक, तो भारतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, बता दीजिए इसमें कौन सही होगा, एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम मैच कर लेते हैं। इसमें भारतनाट्यम कहाँ के हैं भाई, पहले तो देख लीजिए गरबा कहाँ के हैं, गरबा गुजरात का है। मणिपुरी कहाँ का है भाई, इसमें तो गड़बड़ हो गया है क्या, भारतनाट्यम शास्त्रीय असम का है। उसके बाद भारतनाट्यम तमिलनाडु, भारतनाट्यम तमिलनाडु, ये मणिपुरी मणिपुर होना चाहिए, मणिपुर, ध्यान दीजिए। भारतनाट्यम, भारतनाट्यम केरल, मोहिनीअट्टम तमिल, मोहिनीअट्टम केरल, भारतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, ए का बी, ए का यहाँ बी है, यहाँ बी है, 2 का सी मणिपुरी, भाई मणिपुर में हो गया, चलिए 2 का सी, 2 का सी, 2 का सी हो गया। 3 का ए गरबा गुजरात, 3 का ए, हाँ, और 4 का डी, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा साथियों। देख लीजिए भारतनाट्यम तमिलनाडु मणिपुरी, मणिपुर
उसके बाद गरबा गुजरात का है शास्त्रीय, असम का लोक नृत्य है। ये थोड़ा सा लेटेस्ट है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, ये भी पूछा जाता है लगातार, लेकिन थोड़ा सा ये नए पैटर्न पे ये सारा पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, छठ पूजा पूरे विश्व में मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा बड़ी भव्यता के साथ मनाई जाती है? बता दीजिए, छठ पूजा कौन सा ऐसा राज्य है जो पूरी भव्यता के साथ मनाता है? ऑप्शन है पंजाबी समुदाय, ऑप्शन बी है बिहारी समुदाय, ऑप्शन सी है मराठी समुदाय, ऑप्शन डी है गुजराती समुदाय। बताइए छठ पूजा कौन समुदाय सबसे बड़े धूमधाम से मनाता है? इसमें साथियों जो सही होगा आपका बी यानी बिहारी समुदाय बड़े धूमधाम से मनाता है। अगला प्रश्न देखिए, बल की दिशा में विस्थापन के साथ साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बल की दिशा में विस्थापन के साथ 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 बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? ऑप्शन ए है आवेग, ऑप्शन बी है संवेग, ऑप्शन सी है शक्ति, ऑप्शन डी है कार्य। इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? बता दीजिए, बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन के क्या निरूपित किया जाता है? एक आपने सुना होगा, बल बराबर, बल बराबर क्या होता है? बल बराबर नहीं, कार्य बराबर, सॉरी, कार्य बराबर विस्थापन, विस्थापन कार्य बराबर नहीं नहीं, गलत गलत, यहाँ देखिए, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी बल की दिशा, की दिशा, यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, आप याद रखेंगे तो ठीक। बल और विस्थापन की बात हुआ है ना, तो इसमें कौन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? बता दीजिए। इसमें साथियों जो आपका सही होगा आपका डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला भी कई बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा। बल बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। अगला है, फ्यूज तार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्यूज जो तार हम लगाते हैं कि कहीं भाई बड़े पैमाने पर हमारे घरों का नुकसान ना हो, फ्यूज अगर ज़्यादा लाइट आए तो फ्यूज ही जल जाए, लेकिन हमारी जो भी सिस्टम लगा हुआ है अंदर वो सारी सुरक्षित रहे। इसमें कौन सा सही पूछा है? इसमें उच्च गलनांक होता है क्या? उच्च चालकता होती है क्या? ऑप्शन बी है, इसमें निम्न गलनांक होता है क्या, या उच्च प्रतिरोध होता है क्या? इसमें ऑप्शन सी है, इसमें उच्च गलनांक और निम्न चालकता होती है क्या? ऑप्शन डी है, इसमें निम्न गलनांक और निम्न चालकता होती है क्या? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्यूज तार के संदर्भ में? बता दीजिए साथियों। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, इसमें क्या होता है? फ्यूज तार में निम्न गलनांक होता है और उच्च क्या होता है? प्रतिरोध होता है। इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजन गैस नहीं है? बता दीजिए, हेलोजन गैस कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है ब्रोमीन, ऑप्शन डी है आपका फ्लोरीन। बता दीजिए इसमें कौन सा आपका हेलोजन गैस नहीं है? साथियों इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका हीलियम हो जाएगा। यह क्या है? एक निष्क्रिय गैस है। क्या है? एक निष्क्रिय गैस है। बाकी आपका ये हेलोजन गैस है। ठीक, ब्रोमीन क्या है? एक द्रव में पाया जाने वाला है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये भी कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन कार्बन का एकल बंध जिसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन है C6H6, ऑप्शन सी है C3H8, ऑप्शन सी है C2H4, ऑप्शन डी है C4H8। बता दीजिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण इसमें से कौन है? साथियों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी C3 और H8 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ एनिडा का उदाहरण है? संघ एनिडा का उदाहरण है, ऑप्शन ए है फाइलेरिया हाथी पांव कृमि, ऑप्शन बी है अंकुश कृमि, ऑप्शन सी है गोल कृमि, ऑप्शन डी है केचुआ। बता दीजिए संघ एनिडा, एनिडा का मतलब जानते हैं जिसके शरीर पे क्या होता है? छल्ले, जिसको छल्ले बोलते हैं ना, छल्ले होते हैं। तो किसके शरीर पे छल्ले होते हैं? ऑप्शन है इसमें साथियों केचुआ। केचुआ जो देखते हैं ना आप मिट्टी में, जो पाया जाता है मिट्टी के लिए उपजाऊ बनाता है, उसके शरीर पे छल्ले होते हैं। ठीक है, आकृति होती है छल्ले की, एक आकृति होती है ना, एक समूह, तो उसी केचुए के होता है। ये संघ किसके? एनिडा के अंतर्गत ये आता है। अगला है डी, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बता दीजिए जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। बता दीजिए जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है और पेड़ पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? यही भी कई बार प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन है ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी है पेप्टिक
ग्लाइकन, ऑप्शन बी है पेप्टान, ऑप्शन बी है डी है सेल्यूलोज। बता दीजिए जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो साथियों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन आपका सही हो जाएगा। और पेड़ पौधे की जो कोशिका भित्ति बनी होती है किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो सेल्यूलोज भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, लेकिन यहाँ जीवाणु पूछा गया है, इस वजह से बी सब ही है। और पेड़ पौधे की कोशिका अगर भित्ति पूछा जाता तो सेल्यूलोज से बनी होती है, इस वजह से इस संदर्भ में ये सही होता। अगला प्रश्न है, सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या बताओ, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम बता दीजिए। ऑप्शन ए है, ये जोड़े में है, ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है आपका 41। बता दीजिए मनुष्य में गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या कितनी है? ऑप्शन क्या है? 23, यानी टोटल कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर ये जोड़ा में न पूछे तो आप 46 लगाएंगे, अगर जोड़ा में पूछ दिया है तो 23 लगाएंगे, क्योंकि 23 दूनी 46 होता है। एक और ध्यान रखिएगा साथियों कि 22 जोड़े जो होते हैं ना, वह गुणसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन 23वां जोड़ा होता है, जो 23वां जोड़ा होता है, यही क्या होता है? यह लिंग का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है? लिंग का निर्धारण करता है कि बच्चा जो आने वाला संतान होगा वह लड़का होगा कि लड़की होगा। जैसे आपको पता है कि हमेशा माता में क्या होता है? माता में एक्स गुणसूत्र होता है, और पिता में क्या होता है भाई? पिता में एक्स और वाई होता है। माता में एक्स गुणसूत्र होता है और पिता में एक्स और वाई गुणसूत्र होता है। ऐसे आपने देखा होगा कि लोग महिलाओं को ऐसे मतलब उनके निंदा की भावना से देखते हैं कि भाई इसके पास 3 बेटियां हो गई या 4 बेटियां हो गई, एक भी बेटा नहीं हुआ। इसका जिम्मेदार वो माता नहीं होती है, ठीक, इसका जिम्मेदार कौन होता है? पिता होता है। क्योंकि लड़का और लड़की पिता के क्रोमोसोम पर ही निर्भर करता है। अगर देखिए, अगर पिता का एक्स अगर माता के एक्स के साथ चला गया तो ये संतान क्या पैदा होगी भाई? यह लड़की पैदा होगी। क्या होगी? लड़की पैदा होगी। पहले से ऑलरेडी माता में तो एक्स होता है, और उसके बाद अगर माता में तो एक्स है और पिता का क्रोमोसोम गुणसूत्र अगर वाई चला गया, क्या चला गया? पहले से तो एक्स है ही और वाई चला गया, तो यहाँ पैदा क्या होगा बच्चा भाई? लड़का होगा। तो समझ लीजिएगा कि इसमें लड़का होगा कि लड़की होगी, इसका जिम्मेदार पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, न कि लड़कियों को। तो महिलाओं लड़कियों को दोष देना नहीं है, ठीक है, इसका जिम्मेदार पुरुष होता है। 22 जोड़े जो लिंग क्रोमोसोम होता है बिल्कुल समान होता है। 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है वही लिंग का निर्धारण करता है कि आने वाला संतान लड़का होगा कि लड़की होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है? प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? बता दीजिए जलीय जीवों का एक विविध समूह है कौन? ऑप्शन ए है कवक, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है खमीर। बता दीजिए जो जल में पाया जाने वाला जो शैवाल है वह प्रकाश संश्लेषण करता है और अपना भोजन खुद का बनाता है, स्वयं बनाता है। इसमें कौन हो जाएगा? शैवाल। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, शैवाल। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं साथियों, ये कॉलम वाले प्रश्न हैं, स्तंभ कॉलम 1 कॉलम बी वाले मैच करना है आपको। बता दीजिए ऑप्शन ए है ये रोग है और ये उत्तरदायी जीव है, किसके कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है अतिसार, ऑप्शन डी है आंत्र ज्वर, ऑप्शन सी है हैजा। बताओ किसके कारण होता है? अगर किसी को एक को मैच करो, मलेरिया किससे उत्तरदायी जीव है भाई? प्लाज्मोडियम। ऑप्शन ए का डी कहाँ सही है? बता दीजिए। ए में डी है, ये नहीं होगा क्योंकि ए का डी नहीं है। बी है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। देखिए एक सही प्रश्न का उत्तर मिल गया ना, ए का डी हो गया। उसके बाद 2 का सी यानी अतिसार आपका रोटा वायरस से होता है। बी का 3 यानी आंत्र ज्वर साल्मोना उत्तरदायी जीव से होता है। और 4 का ये हैजा किससे होता है भाई? वेब्रियो कोलेरी से होता है। तो इसको आपको याद रखने बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बार अपने से देख लीजिए इसको, किस जीव के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच किस नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था? बता दीजिए।
326 ईसा पूर्व में किसके बीच, सिकंदर और राजा पोरस के बीच किस नदी के किनारे पर युद्ध लड़ा था? ऑप्शन ए है रावी, ऑप्शन बी है चेनाब, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है झेलम। तो इसमें साथियों, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा झेलम। और झेलम को पहले प्राचीन में कौन सी नदी के नाम से जाना जाता था? इस युद्ध को हाइडे स्पीज। कौन है जी? हाइडे स्पीज का युद्ध कब हुआ था? अगर ये भी प्रश्न पूछे तो आप 326 बीसी ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 326 बीसी ही लगाएंगे। इसमें क्या होता है, ये राजा पोरस थे, पंजाब के राजा थे। भाई सिकंदर महान निकला था पूरे भारत पे, पूरे विश्व को विजयी करने के लिए निकला था, भारत की तरफ आया। तो भाई इनका युद्ध किससे हो गया भाई? सिकंदर और राजा पोरस में आपस में युद्ध किए। किस नदी के किनारे भाई? झेलम नदी के किनारे। लेकिन आखिरकार क्या हुआ भाई? सिकंदर ने राजा पोरस को हरा ही दिया। लेकिन इनके वीरता और पराक्रम को देखते हुए इनका जो विजित राज्य था उनको वापस भी लौटा दिया। इतना सिकंदर महान किया और अपना एक सहयोगी बना लिया। ठीक, तो ये पंजाब के क्षेत्र के राजा थे, याद रखिएगा। कई बार पूछा जाता है कि हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ? 326 बीसी में हुआ। इसी को झेलम नदी वर्तमान की जो कह सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश पुलिस हो, होमगार्ड हो या अन्य को, जहां से भी जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? बता दीजिए। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है दंती दुर्ग, ऑप्शन बी है कृष्ण दुर्ग, ऑप्शन बी है अमोघ वर्ष, ऑप्शन बी है गोविंद वर्धन। बता दीजिए राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? साथियों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? दंती दुर्ग हो जाएगा। दंती दुर्ग हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत थी, याद रखना। अगला प्रश्न है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? बता दीजिए। ऑप्शन ए है पांड्य, ऑप्शन बी है चोल, ऑप्शन सी है पल्लव, ऑप्शन डी है चेर। बता दीजिए तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनाया था? राजा राज प्रथम ने बनाया था। कौन जी? राजा राज प्रथम ने बनवाया था। राजा राज प्रथम ने बनवाया था। और किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन बी है आपका चोल से संबंधित है। किससे? चोल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित में से खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? बता दीजिए। दिल्ली सल्तनत के दूसरा राजवंश खिलजी। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है नसरुद्दीन खुसरो शाह, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ऑप्शन डी है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बता दीजिए खिलजी वंश के संस्थापक कौन है साथियों? इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इस वंश की स्थापना कब होती है? 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक, याद रखिएगा। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने बताया कि आप लोग इसको देख लीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने 15 प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं और 15 को लगातार आप देखिए। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जीएस में महत्वपूर्ण पकड़ बनाना चाहते हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? बता दीजिए। ऑप्शन है पानीपत की दूसरी लड़ाई, पहले ये ध्यान रखना है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इसके डेट से प्रश्न पूछा है। 1526 में दूसरा, 1556 में दूसरा, और उसके बाद तीसरा 1761 में। कब? 1761 में। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526। द्वितीय लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1556। तृतीय लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी, ऑप्शन ए है बाबर तथा लोधी साम्राज्य, ऑप्शन बी है बाबर तथा राणा संगा, ऑप्शन सी है अकबर तथा हेमू, ऑप्शन डी है अकबर तथा मेवाड़ के राजा। बता दीजिए। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई पूछा है ना, तो साथियों इसमें पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी अकबर तथा हेमू के बीच लड़ी गई थी। और 1526 ये लड़ाई गई, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर तथा इब्राहिम लोधी के बीच लड़ी गई थी। इसमें क्या हो, लोधी पराजित हो गया, बाबर क्या हो गया? विजयी हो गया। ठीक, द्वितीय पूछा है तो आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है? बताती। अंतिम शक्तिशाली पूछा है, अंतिम नहीं पूछा है, शक्तिशाली। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है अकबर द्वितीय, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो बता दीजिए भारत का अंतिम मुगल शासक शक्तिशाली कौन था? तो इसमें औरंगजेब होता है। कौन है जी? इनके औरंगजेब की मृत्यु कब हो जाती है? 1707 ईस्वी में हो जाती है। यही शक्तिशाली थे शासक। अगला प्रश्न है, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक किसे माना जाता है? बता दीजिए। प्रशासनिक सेवाओं का जनक यानी फादर ऑफ सिविल सर्विस के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है
जॉन सोल। बता दीजिए सिविल सर्विसेज के फादर किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, याद रखिएगा, बहुत बार ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? बता दीजिए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? जो भी सामाजिक धार्मिक जो सुधार हुए थे, जो जातिगत और वो भेदभाव, जो जातिगत जो भेदभाव हो रहे थे उसको दूर करने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो पहले तो ये किसने किया था और कब किए थे? ऑप्शन है तुलसीराम, ऑप्शन बी है आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन सी है राम सिंह, ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है साथियों आत्माराम पांडुरंग। कब हुआ था स्थापना? 1867 में, याद रखिएगा 1867 में इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष में हुई थी? बता दीजिए मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1906, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है आपका 1909, ऑप्शन डी है 1907। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में होती है। कब होती है साथियों? 1906 में होती है। और 1906 में आपका कहाँ होती है? ढाका में। ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। उस समय क्या होता, भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान सब अपना ही था ना, तो ढाका में होती है। वर्तमान में कहाँ है? ढाका, याद रखिएगा। क्योंकि बांग्लादेश भारत से अलग हो गया तो ढाका जहाँ वो स्थापना हुआ था तो बांग्लादेश का ही इलाका था। ठीक, ढाका में। अब किसने किया था? आगा खां। किसने? आगा खां ने किया था। आगा खां, ये भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है भाई? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी है काजी नजरुल इस्लाम, ऑप्शन सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। बता दीजिए राष्ट्रगान के रचयिता भाई रविंद्रनाथ टैगोर है। और जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है? ग्राम पंचायत की गठन की बात करता है संविधान का, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है? ऑप्शन है अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 43, ऑप्शन डी है 40। कई बार पूछा गया है ग्राम पंचायत की गठन के बाद संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40, यानी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की गठन की बात की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया यानी भारत कहा गया है? कौन सा अनुच्छेद है कि जैसे संविधान में भारत के दो नामों का उल्लेख है, इंडिया दैट इज भारत की बात की गई है। ठीक, ऑप्शन है अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। बता दीजिए इंडिया यानी भारत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 क्या कहता है भाई? कि कोई भी बाहरी राज्य अगर भारत में आकर मिलना चाहता है तो उसका जिक्र अनुच्छेद 2 में किया जाता है। जैसे मान लिख के चलिए सिक्किम एक ऐसा समय था कि भारत का राज्य नहीं था, लेकिन 1975 में उसको भी हम लोगों ने मिलाया, अपने देश में मिला लिए। तो अनुच्छेद 2 में कोई भी बाहरी राज्य आता है उसको मिला लेते हैं। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है भाई? कि भारत के अंदर का राज्य या सीमा में परिवर्तन करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो, या एक राज्य को दो भागों में तोड़ना हो, जोड़ना हो, कुछ भी करना है तो अनुच्छेद 3 में जिक्र करते हैं। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है भाई? कि जो अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी प्रावधान दिया गया है उसको संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सामान्य बहुमत से सारे परिवर्तन किया जा सकता है, याद रखिएगा। ये 3-4 प्रश्न 1 से 4 तक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, देखिए भाई हमने कहा ना 3 तरह, ये कोर्ट की थोड़ा सा एक संरचना आपको मैं बना दूं, ये कोर्ट की संरचना बना दूं। जैसे मान के चलिए ये क्या है भाई? सुप्रीम कोर्ट, और ये क्या है? हाई कोर्ट है, और ये मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ये हमने संरचना बना दी है। ठीक, अब क्या कर रहा है भाई कि जब निचली अदालत है, कोई भी अदालत है, इससे नीचे जो भी है, जो भी निचली अदालतें हैं, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी मामले पर विचार किया हो, भाई निचली अदालत के अधिकार ही नहीं है कि मौलिक अधिकार में कोई बात के लिए कोई प्रावधान करे या कोई निर्देश दे या आदेश दे, और भाई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई आदेश या विचार किया हो, तो किसी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कौन सी रीट जारी किया जाएगा? भाई निचली अदालत के कार्य क्षेत्र में है ही नहीं, लेकिन उस पर अपना भाई सुनवाई कर दिया है, उस पर अपना निर्देश आदेश दे दिया है। तो भाई वो जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वह क्या रीट, कौन सा रीट जारी करेगा? 5 प्रकार का भाई रीट जारी करता है, हमने बताया था। ऑप्शन ए है
उत्प्रेषण, ऑप्शन बी है अधिकार परीक्षा, ऑप्शन बी है बंदी प्रत्यक्षण, ऑप्शन डी है निषेधाज्ञा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा ने मना कर देगा भाई उस चीज को पूरी तरीके से। तो हमने कहा कि भाई अगर कोई भी निचली अदालत है, भले उसके अधिकार क्षेत्र में वह काम नहीं है, फिर भी उस काम में मान के चलिए दखलंदाजी कर दी है, कोई हो सकता है आदेश दे दिया है, तब लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो वह कौन सा रिट जारी करेगा भाई? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट निषेधाज्ञा करेगा। ठीक, तो 5 प्रकार की रिट बात करते हैं, तो 4 तो यही हो गया, उत्प्रेषण, लेख, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षकरण और परमादेश, ये निषेधाज्ञा, ये 4 होता है। इसमें टोटल 5 आपको देखना है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 5 रिट बताए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक अधिकारी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है बता दीजिए। ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है भारत के प्रधानमंत्री। राज्यसभा का पदेन सभापति पूछा है ना, तो साथ ही इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था करता है? किसका चीज? एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता की जिक्र करता है। ठीक, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है सॉरी, ऑप्शन ए है 145, ऑप्शन बी है 165, ऑप्शन सी है 77, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 136। बता दीजिए महाधिवक्ता की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? साथियों इसमें जो करता है आपका 165। इसमें 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद रखिएगा, एक तो 148 याद रखिए, 73 याद रखिए और 165 याद रखिए। ये क्या है भाई? नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जिक्र करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक की बात करता है। 73 क्या किसकी बात करता है? महान्यवादी, महान्यवादी की बात करता है। और ये अभी आपने देख लिया है महाधिवक्ता की बात करता है। तो ये तीनों अनुच्छेद इतने महत्वपूर्ण है ना कि कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न देखने को मिल भी सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार है? हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश निर्देश दे दिया है, लेकिन भाई उस पर भी अपना पुनर्विचार कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो दे दिया तो फिर उस पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसमें भी प्रावधान दिया गया है कि भाई अगर आपने कोई आदेश और निर्देश दिए हैं तो आप अपने कानून का भी उस समीक्षा आप कर सकते हैं, अपने आदेश और निर्देश का भी समीक्षा कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ऑप्शन है अनुच्छेद 137, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 138, ऑप्शन सी अनुच्छेद 136, ऑप्शन डी अनुच्छेद 135। एक बार और प्रश्न देख लीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय के या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार है? साथ ही इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अनुच्छेद 137 में जो भी आदेश निर्देश दिए गए हैं उस कानून की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो साथियों आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में सिर्फ 33 प्रश्न हमने लिया है और ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्ती परीक्षा देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा देख रहे हैं, यूपीएसआई देख रहे होंगे, तो जरूर यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। साथियों पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब